इसमें आ रहा है क्या, देखिए। इसमें मैं जनमत के उस पेज पे लाइव हुआ हूँ। हाँ, ये मैं मोबाइल से मैंने किया है। अभी लैप हाँ, लाइव हूँ मैं भी। अच्छा, एक मिनट, पानी पानी। ठीक है अभी। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ सॉरी, मुझे समकालीन जनमत पर आना था। मैंने पहले भी कहा था, वहाँ जो सुन रहे होंगे कृपया इसमें आ जाएं। वो ये माध्यम मेरे लिए बिल्कुल नया है। कहना चाहिए कि पहली बार ही मैं लाइव फेसबुक पे कविता पढ़ रहा हूँ, बल्कि पहली बार सुन भी रहा हूँ, अपने आप को देख भी रहा हूँ। तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हुई। मैं अपने पेज पर लाइव चला गया था, मुझे समकालीन जनमत के पेज पर लाइव आना था। बहरहाल मैं माफ़ी चाहता हूँ इस अवरोध के लिए। अ, कुछ बात मैं वहाँ कर रहा था कविता सुनाने से पहले कि ये जो कविताएं मैं अभी पढ़ूँगा, ये कोरोना पीरियड से पहले की कविताएं हैं। इस दौरान ये जो 50 साल का सीधा कोरोना काल और उसके पहले जो दहशत का समय था, उसमें मैंने कुछ पंक्तियाँ टाँकी तो सही, लेकिन अभी मैंने कविता लिखी नहीं है। वो रचनात्मक पूर्णता अभी उसे हासिल नहीं हुई है। यदि समय ये पूरा दौर मुझे दे, यानी बैक्टीरिया मुझ तक न पहुँचे, तो शायद मैं कुछ कविता इस दौर की भी लिख पाऊँगा। बहरहाल मैं कुछ पुरानी कविताएं, कुछ पहले की कविताएं पढ़ रहा हूँ, जो मेरे पिछले संग्रहों की है, और जो संग्रह अभी आना है उनसे मैं कुछ मिला जुला करके कुछ कविताएं पढ़ूँगा। असली में दहशत हमारे समय में ये पूरे एक एक बेचैन व्यक्ति के लिए इतना ये पीड़ादायक समय है कि पहली बार वह घर के भीतर बंद होकर के सब कुछ देख रहा है और उसके हाथ में कुछ नहीं है। वह देख रहा है कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग बाग घर लौट रहे हैं, देश लौट रहे हैं राष्ट्र से। तो राष्ट्र और देश के बीच की जो दूरी थी, जिसको पिछले दौर में हम लोगों ने एक रोमांटिक आस्था में मान लिया था कि वह दूरी भर चुकी है, वो दूरी उभर करके फिर आ गई है। भगवत जी की कविता बार बार याद आती है कि राष्ट्र उनका है, देश हमारा है। तो देश वाली स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में एक रचनाकार के लिए बहुत बेचैन, बहुत भयंकर निराशा और फ्रस्ट्रेशन का ये दौर है, और जाहिर तौर पर सब उस दौर से गुजर ही रहे हैं, मैं भी गुजर रहा हूँ। तो इनकी कविताएं मैं कभी शायद लिख पाया तो लिख पाया। बहरहाल अभी मैं कुछ पहले की कविताएं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। फिर मैं कह दूँ कि माध्यम मेरे लिए बिल्कुल नया है, तो कुछ देखिए मैं शायद इसमें ठीक कर पाया। कविता है ये मेरे एक संग्रह, सहसा कुछ नहीं होता संग्रह था, मेरा ज्ञानपीठ से आया था, उसकी एक कविता है। शीर्षक है इसका नदी का स्वप्न। शोर में डूबती हुई एक शाम है, जहां थक हार कर नदी अपने स्वप्न में चली जाती है। शोर में डूबती हुई एक शाम है, जहां थक हार कर नदी अपने स्वप्न में चली जाती है। नदी के स्वप्न में एक धोबी है, घाट के चिकने पत्थर पर उदास बैठा हुआ। एक दिन उसे निर्वासन की सजा सुनाई गई थी। कर दिया गया था मुक्त कि धो अब अपने कपड़े सिर्फ। नदी के स्वप्न में आदिवासी हैं, पर्यावरणविद की घोषणा के बाद कटीले तारों से घिरे जंगल की सीमा से बाहर खदेड़े हुए। स्लेट पट्टी और धूसर श्याम पट से घिरे मां साहब हैं, लंगड़ा ऐनक संभालते हुए। स्लेट पट्टी और धूसर श्याम पट से घिरे मां साहब हैं, लंगड़ा ऐनक संभालते हुए। नदी के स्वप्न में उसकी सतह पर नावों से टहलते मछेरे हैं। पवित्र किनारों के भव्य मंदिरों में तोंद सहलाते पंडे हैं, और आधी रात नदी की धार में कचरा बहाते मिल मालिक। नदी के स्वप्न में शाश्वत और तात्कालिकता के द्वंद्व की खौफनाक चित्कारें हैं, और है एक कवि
स्वप्न की फैंटेसी को लिपिबद्ध करता हुआ स्वप्न से बिल्कुल बाहर। किसानों की आत्महत्या पर मैंने एक कविता लिखी थी। शीर्षक ही है किसानों की आत्महत्या। अखबार में अपना कोना बचाती किसानों की आत्महत्या की खबर टेली प्रिंटरों की खटखट के बीच सिर्फ एक खबर है, जिसे आंकड़े की तरह पढ़ता है गृहमंत्री संसद में शून्यकाल के दौरान। यदि इन शब्दों के भीतर से गुजरकर ठीक ठीक जगहों पर पैर रखते हुए पहुंचा जाए किसानों के घरों तक, तो उभरते हैं अनेक चित्र और चीखें। आषाढ़ इस बार उन खेतों से यूं ही लौट आता है, उदास निराश। न मेड़ बंधे होते, न मिट्टी जुती होती। एक बूढ़ा महाजन कुड़की की धमकी देता है बार बार, दिखाता है न्यायालय के डरावने चित्र। कुड़की से पहले तक बचे रहते हैं यदि बैल, तो गुस्से से नथुना फुलाए हुंकारते बंधे रहते हैं खूंटियों से। इन सब के बावजूद पैकेटबंद आटे और चावल के खिलाफ किसान जो बचे हैं, सारी दुनिया के लिए अन्न उगाने और बीज और खाद के लिए ताक रहे हैं सरकार की ओर। गुस्से से भरे जोतते हैं खेत तेज तेज। एक कविता मैं सुना रहा हूँ, रनिवास में लड़कियाँ। थोड़ी सी मैं इसकी पृष्ठभूमि बताऊँ कि मैं नागपुर में 22 साल रहा। वहाँ पर एक कॉलेज था, बिंझाणी महिला महाविद्यालय, गर्ल्स कॉलेज था, वहाँ पर मैं पढ़ाता था 1996 से 2018 तक। तो हमारा कॉलेज जिस बिल्डिंग में लगता है, जिस बिल्डिंग में है, वह भोसलेकालीन राजा का एक रनिवास था। तो उसी को लेकर ये कविता है, रनिवास वही है, और उसमें गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां पढ़ती हैं। तो शीर्षक है रनिवास में लड़कियां। यह खिलखिलाती लड़कियों का समूह जिस कॉलेज की इमारत में प्रविष्ट हो रहा है, वहां रनिवास था कभी। दासियां झला करती थीं पंखा और राजे बुझाने आते थे अपनी प्यास। पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, लेकिन रानियां नायिकाओं की विशिष्टता के अनुरूप गुलाबी काया की ही थीं। जब स्नानागार में उतरती थीं वे, तो राजा के आदेश से कांपता था जिस्म उनका। कंधे पर ठहरी पानी की बूंद को कविता में समेट चारण स्वर्ण मुद्राएं कमाते थे। आसपास सैनिकों का कड़ा पहरा होता। कभी कभी रानियां झरोखों से जब आसमान देख लेती तो उदास हो जाती। तब दासियां ही पोंछा करती उनके आंसू। तब वे दासी नहीं होती और न ही उनमें कोई रानी। सुनो मनु, दीर्घतमा सुनो। दीर्घतमा एक संहिता बनाने वाले एक याज्ञवल्क्य के ही कंटेम्प्रेरी थे, एक आचार्य। सुनो मनु, दीर्घतमा सुनो। शंकराचार्यों, पंडे पुरोहितों, धर्मशास्त्र के पहेरुओं और संघियों, सुनो। जहाँ रनिवास था पहले, वहाँ अब खिलखिलाती हैं लड़कियाँ। पढ़ती हैं राजनीति, अर्थ और कविताएं। यहाँ वे करती हैं प्रेम और आसमान देख उदास नहीं होती। सुन सकते हैं बेड़ियों और नीतिशास्त्र के रक्षक, तो सुने यहाँ रनिवास के विरुद्ध ये गुपचुप विद्रोह रचती हैं।
यहाँ रनिवास के विरुद्ध ये गुपचुप विद्रोह रचती है। शुक्रिया। इसके बाद इस संग्रह से एक अंतिम कविता मैं पढ़ रहा हूँ इस संग्रह की। हम चल रहे हैं शीर्षक है इसका। हमारे सीने में टंगस्टन की सफेद राख है और पैरों में दुनिया पैदल घूम आने बराबर थकान। हमारे सीने में टंगस्टन की सफेद राख है और पैरों में दुनिया पैदल घूम आने बराबर थकान। शरीर लहूलुहान है हमारा, कपड़े फटे हुए हैं, कपड़े फटे हुए अस्त व्यस्त। हमारी आंखें लगातार सपने देखते हुए झुलस गई हैं। रबर की चप्पल तक पैरों को मयस्सर नहीं, लेकिन चल रहे हम कोलतार की गर्म सड़क पर, जहां रथ में जुटे हिंसक शक्तिशाली घोड़े सब कुछ कुचल देने की मंशा लिए हवा में अपना खुर उठा हिनहिना रहे हैं, जहां प्रतिरोध एक फैशन से अधिक कुछ नहीं रह गया है, जहां सबसे अधिक दुख और सबसे अधिक चुप्पी है, वहां हम चल रहे हैं छापामार सैनिकों की तरह। शुक्रिया। अभी संजय जी का एक मैसेज में देख रहा था कि वे भी कॉलेज आए थे। हमारे कॉलेज में बहुत सारे उस दौर के रचनाकार आए, संस्कृति कर्मी आए, फिल्मकार आए और बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे कॉलेज के कार्यक्रमों को देखा भी, उसमें शामिल भी हुए। तो ये कविताएं, इस संग्रह की सारी कविताएं मैं उन सारे लोगों, साथियों को, दोस्तों को, मित्रों को समर्पित करता हूँ जो उस कॉलेज की चार दीवारी, उस कॉलेज की दीवारों में के अनुभव को देखने के अनुभव से गुजर पाए। यह मैं अब दूसरे संग्रह से पढ़ रहा हूँ। उत्सव के समाप्ति के बाद ये संग्रह है, इसमें से मैं कुछ कविताएं पढ़ूंगा। हिसाब इसका शीर्षक कविता है। इस कविता का शीर्षक है हिसाब। विष्णु जी ने कहा बेचैनी कविता देखिए मैं ढूंढता हूँ, कहीं मिल जाएगी मैं उसको पढ़ूंगा। हिसाब इसका शीर्षक है। हवा का हिसाब रखना था, धूप और ठंड का भी, रातों में बिखरी चांदनी, फैलती सुगंध और उन मुस्कुराहटों का भी हिसाब रखना था जो अपरिचय के बावजूद बरसे मुझ पर। मुझे उन अच्छे पलों का हिसाब रखना था जहां सधे रहे कदम मेरे, उन बुरे पलों का भी जहां हड़बड़ाया, गिरा और टूटी कई हड्डियां। तितलियों का हिसाब तो सचमुच विचित्र है। वे रंगों की पहचान के प्रथम गुरु हैं मेरे। उनसे ही जाना मैंने अपनी चमक के साथ दूसरे रंगों से मिलकर रहना। परिंदों, पत्तियों और कारखानों की सायरनों ने मुझे सिखाए समय के पाठ। खामोशी से अपना दायित्व पूरा करना और निरंतरता को बनाए रखते हुए दूसरों के लिए जगह छोड़ना। फिर से ये हिस्सा पढ़ रहा हूँ। परिंदों, पत्तियों और कारखानों की सायरनों ने मुझे सिखाए समय के पाठ। खामोशी से अपना दायित्व पूरा करना और निरंतरता को बनाए रखते हुए दूसरों के लिए जगह छोड़ना। और उन मनुष्यों को मैं किन शब्दों में याद करूं जिनके साथ रहकर मैंने जाना कि यह बड़ी सी दुनिया असल में बहुत छोटी है और हर इकाई जुटी है अपने दायित्व की दुनिया में, चुपचाप लेकिन गंभीर। अपने मित्रों का हिसाब तो मैं अलग से रखना चाहूँगा, जो ख्वाब की तरह लगते हैं और मिलना उनसे जैसे ख्वाबगाह में पहुँचना। मुझे रखना था इतना सारा हिसाब, लेकिन मैं रख पाया केवल अपनी मासिक आय और मासिक खर्च का हिसाब। एक कविता है मध्यवर्गीय कश्मकश और सीमाओं और बेचैनियों के
बीच लिखी हुई कविता है ये। एक कविता है, शीर्षक है इसका, मैं एक ठहरे हुए पल में जी रहा हूँ। मैं एक ठहरे हुए पल में जी रहा कवि हूँ। खादी पहनता हूँ, बहस करता हूँ, फिल्में देखता हूँ, शराब पीता हूँ। बचे समय में अपनी कारगुजारियों को सही साबित करने की कवायद करता हूँ। मैं एक ठहरे हुए पल में जी रहा हूँ, यद्यपि कुछ भी ठहरा हुआ नहीं। तेजी से घूम रहे लट्टू के आभासी ठहराव जैसा है यह। फूल, प्यार, बच्चे और चिड़िया, चिट्ठियाँ और कविताएं, अपने समय की समस्त बुरी घटनाएं और दुश्चिंताएं, रक्त के भीतर बड़बड़ाता कोई पुराना संस्कार, सब कुछ मिलकर इतना एक हो गया है कि डरावने सपने आते हैं। मैं डरावने सपने देखता हुआ अपना मकान बनाना स्थगित करता हूँ। बौखलाहट और नकार अब बीते दिनों की चीज है। सब कुछ पर केवल हामी है। कुछ न करने के दाखिल प्रतिज्ञा पत्रों के बीच कहीं मैं भी हूँ। बगदाद और बसरा की सड़कों पर कैमरे की आंख से बचता हुआ, भारत में आम की लकड़ी की मेज पर झुका हुआ, कर्ज की किश्तों के भयंकर चक्रवात में फंसा हुआ, अपने समय का एक मामूली सा कवि यानी मैं, शांत समय में अशांत समय की कविताएं लिखता हूँ। कविता लिखने के सबसे ज़रूरी समय में कविता लिखते हुए मैं इतना अकेला और हताश हूँ कि कहता हूँ, मैं एक ठहरे हुए पल में जी रहा हूँ। एक कविता है ये, थोड़ी सी, बहुत सारे संदेश आ रहे हैं, लेकिन हाँ, मैंने पहले कहा था कि माध्यम मेरे लिए को नया है, तो उन संदेशों को मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल में मैं लाइव हूँ, लैपटॉप काम नहीं कर रहा है। तो आप सबके लिए, आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं बहुत बाद में इत्मीनान से पढ़ूँगा। और फिलहाल एक कविता और, रामेंद्र त्रिपाठी जी का एक मैसेज है, कुछ लंबा मैसेज है, मैं बाद में फुर्सत से देखूंगा। रिक्शे की पिछली सीट पर, ये कविता है। रिक्शे की पिछली सीट पर बैठे हुए जब मैंने अपनी प्रेमिका से कहना चाहा कि जीवन एक स्वप्न है जिसमें सौंदर्य की नदी अपने नीले जल के साथ बहती है, धरती की ऋतुएं गाती हैं दुनिया के सबसे सुंदर गीत और पहाड़ पिघलने लगते हैं। रिक्शे की पिछली सीट पर बैठे हुए जब मैंने अपनी प्रेमिका से कहना चाहा कि जीवन एक स्वप्न है जिसमें सौंदर्य की नदी अपने नीले जल के साथ बहती है, धरती की ऋतुएं गाती है दुनिया के सबसे सुंदर गीत और पहाड़ पिघलने लगते हैं। मैंने कहना चाहा उसकी आंखों में झांकते हुए कि जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है, कि तभी शब्द पोले लगने लगे। कोई बुजुर्ग चेहरा जैसे दंतविहीन मेरी आंखों के सामने उस मनुष्य के पुट्ठे उछल रहे थे जो हमें खींच रहा था इस वक्त। वह कहाँ खींचे ले जा रहा था हमें? अनंत में, एक रहस्यवादी ने कहा, और आत्मा का कोई पुराना राग छेड़ने लगा। शिव कुमार शर्मा जैसे बजाते हैं संतूर, अथवा रविशंकर सितार। हिलती हुई मोटी गर्दनों के बीच उस रहस्यवादी ने कहा कि आदमी का इस तरह आदमी को खींचना मनुष्यता का एक महान क्षण है। फिर उसने देवों और स्त्रियों की बातें की और देर तक अपने ही मुहावरों पर मुग्ध रहा। मैंने नोट किया कि वह आदमी जो रिक्शे के पैडल पर अपने थरथराते पैरों को जमाए हुए था, किसी तरह
और गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसके पैरों की मदद नहीं कर रही थी, अचानक कांपने लगा उस रहस्यवादी को सुनकर। क्या उसे अनंत तक खींचना होगा इसी तरह रिक्शा? क्या ईश्वर कहलाने वाले तत्व रहस्यवादियों के पक्ष में मतदान कर अंतर्ध्यान हो जाएंगे घरों के पिछवाड़े? दरअसल यह घटना ठीक ठीक कुछ इस तरह थी कि रिक्शे की पिछली सीट के अभिजात्य प्रेम के ठीक सामने वह आदमी अपने पुट्ठे उछाल रहा था। शुक्रिया। एक कविता है, सड़क के किनारे फूल, सड़क के किनारे खिले फूल। सड़क के किनारे खिले उन बैंजनी फूलों का कोई नाम तो होगा, कोई सरल सा नाम जिसे लेते ही उनकी मलिन मुस्कुराहट स्मृति में कौंध जाए। वनस्पति शास्त्र की भारी भरकम किताबों के किसी बंद पृष्ठ में उनका एक नाम है, एक कुल भी है। वे किसी खास प्रजाति के हैं। जिंदा रहने के लिए उन्हें भी चाहिए धूप, हवा और पानी, लेकिन धूल और धुएं से लिपटे हुए उपेक्षित हैं वे। उन्हें कोई नहीं पुकारता उनके वास्तविक नामों से। केवल एक अनाम तितली की कच्ची नींद में वे कभी कभी मुस्कुराते हैं और चुपचाप झड़ जाते हैं। हमारे समय के ऐसे तमाम सारे लोग जो इस सभ्यता को बनाए और बचाए रखे हुए हैं, और जिन पर न सरकारें न सभ्यता जिनको नोटिस में लेती है, कुछ उसी के इर्द गिर्द ये कविता थी। रिक्शे पर फिर एक कविता है, ये कुछ पिछले रिक्शे की पिछली सीट पर वाली कविता से थोड़ी सी दूसरी तरह की कविता है। देखिए, रिक्शे वालों पर है कविता। ये रिक्शे शीर्षक है इसका। सभ्यता की सड़क के किनारे किनारे गति से भयभीत और भागने की कोशिश में बेदम, सवारियों को वर्षा घाम से बचाने की चिंता में लीन वे रिक्शे हैं। नए मुहावरे में थकान और पिछड़ेपन के पर्याय। वे रिक्शे हैं जो कम पैसे में आपको ढोने के लिए भागती सड़क के किनारे चुपचाप खड़े हैं, अपने को खेने वाले की ही तरह चुप और लाचार। वे रिक्शे हैं जो आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए ज्यादा रकम की मांग करते हैं और थोड़े नानुकुर के बाद राजी हो जाते आपकी ही निर्धारित रकम पर। घंटी और घुंघरुओं से वे कोशिश करते सड़कों में थोड़ा संगीत भर दें, लेकिन चढ़ाई आते ही उत्साह काफुर हो जाता उनका। वे रिक्शे हैं अंधेरी रात में जिस पर बैठकर चालक का डर नहीं सताता आपको। सुविधानुसार चाहें तो झल्ला भी सकते उन पर। एकाध रुपए का चिल्लर छोड़कर उन्हें उपकृत करने का नायाब सुख भी हासिल कर सकते हैं आप। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कई कई रंगों और ढंगों से सजे, आकार प्रकार भी भिन्न भिन्न, लेकिन चलते अपने चालक का ही खून जलाकर। कोई पिता उन्हें प्यार से अपने बेटे को सिखाता सड़क पर नहीं देखता। वे सीखे नहीं जाते, उन्हें खींचा जाता है। समय पिंडलियों को अपने आप मजबूत बना देता है। वे रिक्शे हैं लेकिन फिल्मों और कलाकृतियों से चुपचाप गायब हो गए हैं। वे मनुष्यता को जीभ चिढ़ाते हुए भी उपयोगी हैं, लेकिन विज्ञापनों से बेदखल। हम तो इतना भी नहीं जानते
कि कौन कंपनियां बनाती उन्हें, किन फैक्ट्रियों से निकलकर वे चूल्हों और फेफड़ों की आग बन जाते हैं। सभ्य शताब्दी के सीने पर सवार रिक्शो, फिलहाल मेरा प्रणाम स्वीकार करो। इस संग्रह से ये कुछ कविताएं थीं। अब मैं संग्रह के बाहर की कुछ कविताएं सुना रहा हूँ जो मेरे अगले संग्रह में कभी आएंगी। शायद इस साल के अंत तक संग्रह आ जाए, यदि कोरोना काल इस तरह ना चलता रहे तो। खैर, शीर्षक है इसका इस सदी को। शीर्षक है इस सदी को समझने के लिए नहीं चाहिए बहुत सिद्धांत, बहुत रोशनी या भाष्य कई कई। इसे तो उस अतृप्ति से भी जाना जा सकता है जो लगातार सबके भीतर जमा हो रही जमीन में क्षार की तरह। जीभ पर रखते ही बैंगन की सब्जी टीस सी उठती है और याद आता है 10 साल पुराना बिछड़ चुका स्वाद। वह भी इस सदी को समझने का एक पैमाना है। असुरक्षा जो हर वक्त आशंका की तरह बचती रहती, संपन्नताएं जो भय पैदा करती, बात बेबात झुंझलाना जो बढ़ता ही जाता, इन सब से भी पहचानी जा सकती है यह सदी। धन को बुरी नजर से बचाने के लिए बिक रहे धनरक्षक यंत्रों, शक्तिवर्धक औषधियों, फ्रेंडशिप के विज्ञापनों और पिज्जा हट की रौनक से भी पा सकते हैं इस सदी का हाल। यह सदी जो मनोवैज्ञानिकों की समृद्धि और कुपोषण से ग्रस्त लोगों की वृद्धि का अकल्पनीय द्वैत है। पीपल के पत्तों की तरह कांप रहे हैं गरीब गुरबे, नीम की पत्तियों की तरह झर रहे दिन रात, खाद में तब्दील हो रहे रोज बरोज, जिसे चूस कर बढ़ रहे हैं धन कुबेर। उन 15 करोड़ धन कुबेरों की 1 अरब लोगों पर बरसती व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट से भी जान सकते हैं सदी की चाल। केवल विकास दर के बढ़ते ग्राफ से नहीं, केवल विकास दर के बढ़ते ग्राफ से नहीं, अपहरण, आत्महत्याओं और बलात्कार के तरीकों से भी यह सदी दर्ज हो रही है इतिहास में। इतिहास के अंत के भाष्यकारों से नहीं। है ना, लाइव है ना अभी? एक कोई मैसेज। हाँ। केवल विकास, कोई फोन आ रहा है। हाँ, आ रहा है। हाँ, एक फोन आ गया था इसीलिए। केवल विकास दर के बढ़ते ग्राफ से नहीं, अपहरण, आत्महत्याओं और बलात्कार के तरीकों से भी यह सदी दर्ज हो रही है इतिहास में। इतिहास के अंत के भाष्यकारों से नहीं, इतिहास में शामिल होने और उसे बदल डालने की इच्छा से भी आप जान सकते हैं इस सदी को। इतना इतना भरम, इतनी इतनी जुगत, बाढ़ की तरह बढ़ आई कुरुचियाँ, बाढ़ की तरह बढ़ आई कुरुचियाँ, सारा कुछ इर्द गिर्द, जिसका भी चेहरा छुओ पानी की एक धार छूटती है। गर्म और नमकीन, वह या तो पीड़ित है या चिन्हित। भरमाने और उलझाने वाले सिद्धांतों से नहीं, असंतोष के फूटते सैलाब से भी जान सकते हैं आप इस महान सदी को। एक कविता है,
रियल एस्टेट। शुक्रिया उमा जी। रियल एस्टेट, कांटेदार चौहद्दी से घिरी जमीन पर इस बार भी कपास के फूलों को खिलखिलाकर हंसना था, लेकिन उसे रौंद रहे हैं ट्रकों के पहिए। विशाल यंत्रों के जबड़े गड़ा रहे हैं अपने नुकीले दांत। बन रही बिल्डिंगों की नींव धरती की आत्मा तक उतर गई है। तार तार होने को है आसमान, और बादल भी केवल रस्म अदायगी के लिए थोड़ा बरसकर अनजान यात्रा पर निकल पड़े हैं। पिछली कटाई के भटके हुए दाने थोड़ी नमी पाकर सिर उठाते ही हैं कि उन पर गिर पड़ता है गिट्टियों का ढेर। जमीन के इस टुकड़े पर भी भव्यता के थमाए हुए बीज बो दिए गए हैं। आने वाले दिनों में यहां अजनबियत की फसल उगेगी। मोबाइल के रिंगटोन ही गाएंगे मधुर गीत और लोरियां। बेदखल लोगों की अवसन्न आंखों के ठीक सामने खड़ा हो रहा है नई इमारतों का संजाल, यह कहता हुआ कि कीड़ों मकोड़ों हट जाओ चुपचाप, यह दुनिया हमारे लिए बनी है। ये कविता है रियल इस्टेट। आप जानते हैं जिस तरह से रियल इस्टेट बन रहे हैं, और हमारे दौर के तमाम वे लोग करीब गुरबे काम करते हैं। और अब तो ये कविता और भी मौजू हो गई है कि जब तक उनके श्रम को निचोड़ना था बिल्डरों ने निचोड़ा, और जब ऐसी स्थितियां आई तो उनको हकाल दिया। तो ये कविता उन्हीं के लिए है। हिंदी प्रदेश ये कविता का शीर्षक है। घर की बुनियाद हिलने लगी है। रंग रोगन, पलस्तर और सजावट की सांस उखड़ गई है। निशंसताएं अपने नंगेपन के साथ ठीक सामने हैं। कोई उजाड़ पास खड़ा मुस्कुरा रहा है। लगता है कि वह जल्द ही अपनी विजय पताका फहराएगा। बस कुछ ऐसा ही लगता है जब भी मैं सैद्धांतिक महानता से लिथड़े अपने हिंदी प्रदेशों को देखता हूं। इसकी खड़ी भाषा में सांस्कृतिक रूप से उन्नत और उम्रदराज भाषाओं की फुफकारें हैं। अनगिन भाषाओं की चित्कारें और दम तोड़ती चीखें भी। गीता प्रेस की केसरिया किताबों से अपनी खुराक पाकर पला बढ़ा प्रदेश थोड़ा भूल कर अंग्रेजी में पुट्ठे खुजाता है। अक्सर रेबेन का चश्मा आंखों पर चढ़ाए हर नागरिक नियमों को धत्ता बताता, दबंगई को स्वाभाविक प्रकृति प्रदत्त अधिकार मानता, भावुक होकर लोकगीत में भाव बहाता है। यही तबका तो बनता है इस विशाल प्रदेश का निकृष्ट राजदूत। इसका एक और अलक्षित उपेक्षित तबका है जो धर्म की ध्वजा लोकरीत में लहराता है, चुप रहता है, मेहनत करता है, कारखानों से हकाल दिया जाता है, सब्जी और फलों के ठेले लगाता है, पंजाब में खेत गोड़ता है, दक्षिण में तार बिछाता है, मुंबई में ऑटो चलाता है, यानी हर जगह दुरदुराया जाता है। तीज त्योहार, हारी बीमारी, शादी बिहाव में जब लौटता है देश, ये वही देश है जहां अब लौट रहे हैं। तीज त्योहार, हारी बीमारी, शादी बिहाव में जब लौटता है देश, महुआ, हड़िया, ठर्रा खींचकर मगही, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, भोजपुरी में मोटी गालियां बकता है। जो गालियां कम, लोक की कलपती आत्मा अधिक लगती हैं।
ओ मेरी जनता, ओ मेरे प्रियजन, मैं तुमसे कहता हूं, सांप्रदायिकता के विरुद्ध गोलबंद हो जाओ। तुम्हें मैनिफेस्टो पढ़कर सुनाता हूं, लेनिन, फिदेल और चेगवेरा के किस्से बाँचता हूं, संविधान की याद दिलाता हूं। लेकिन जहां तुम रहते हो, मेरी आवाज़ वहां पहुंचने के बहुत पहले दम तोड़ देती है। तब मैं तुम्हारे उस भद्रजन को ढूंढता हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वे साहित्य, संस्कृति और कला को जिंदा रखते हैं, लेकिन वे तो सोशल मीडिया की क्रांति में व्यस्त हैं या फिर मार्केज में ही खोए हैं दिन रात। तो ओ मेरे जन, मैं तुम्हें ही देखता हूं आशा से, तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे कुढ़ता हूं, चिढ़ता हूं, तुम्हें बुलाता हूं, लेकिन तुम आओ भी तो क्यों कर भला। तुम अचीनी नज़रों से देखते हो मुझे, सर खुजाते हो। तुम अचीनी नज़रों से देखते हो मुझे, सर खुजाते हो और गाड़ी पकड़कर चले जाते हो पंजाब, हैदराबाद, बंगलुरु, चेन्नई या दिल्ली। गीतेश जी का एक मैसेज आया था कि माउथ ऑर्गन भी सुनाइएगा, मैं कोशिश करूंगा एक आध कोई गीत सुनाऊं। तो ये कविता है। एक कविता और है, यह सोचकर। यह सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि एक दिन मधुमक्खियां इस पृथ्वी में नहीं होंगी। यह चिंता केवल शहद की चिंता नहीं है, उन्हीं के अम्लीय डंकों में छिपा है हमारी दुनिया का मीठापन, जिसका स्वाद चखने के लिए तमाम मिथकों के ईश्वर बार बार लौटते हैं पृथ्वी में। मेरी रूह यह सोचकर भी कांप जाती है कि एक दिन किसान भी नहीं होंगे इस पृथ्वी में। हाँ, वे सचमुच नहीं होंगे। मधुमक्खियों और तितलियों के न होने से वे वैसे भी किसान कहाँ रह जाएंगे। फिर अगर वे रहना भी चाहें तो हमारे वित्त मंत्री तोड़ देंगे उनके मंसूबे। चींटियां शायद रह लें, चींटियां शायद रह लें, इस धरती को बुहारने की अंतिम जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर तो है। चींटियों के कंधे जैसे मुहावरे के लिए आप चाहे तो मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन आदिवासी भी नहीं रहेंगे। हमने छीन लिए उनके जंगल, उनके महुए पर नजर गड़ाए हैं, उनके गीतों से पक्षियों की आवाज छीनकर अपना उत्सवी अकेलापन ठूंस दिया, उन्हें उनका रहने न दिया और अपना भी न बनाया। जिनके होने से यह दुनिया दुनिया है, वे ही न होंगे तो फिर कौन रहेंगे यहाँ। यही सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। यह सोचकर क्या आपकी रूह भी नहीं कांप रही। एक मिनट, ये थोड़ा हैंग हो रहा है मेरा। एक कविता है, घंटा। घंटा इसका शीर्षक है। बहुत ज्यादा की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। मसलन दवाएं सस्ती होंगी, राजनीति ईमानदार, सेना विनम्र और प्रशासन मुस्तैद। बहुत ज़्यादा की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। मसलन दवाएं सस्ती होंगी, राजनीति ईमानदार, सेना विनम्र और प्रशासन मुस्तैद। आपको वोट दिया था और आप कई वादों के साथ सरकार में थे, इसलिए ज़रा सी राहत की उम्मीद की थी। अब यह इतना ज़्यादा भी तो नहीं था, लेकिन हुजूर, बदले में आप तो किडनी ही मांगे ले रहे हैं। गुर्दे पर नज़र गड़ी है आपकी।
आंख की पुतलियां निकालने का आदेश दे रहे हैं और यूं ही बस मजे के लिए एक बांह काट ली है आपने। फिर भी कहते हैं कि मैं देशभक्ति की नई मिसाल पेश करूं, तो आपके लिए मेरे पास बस एक ही शब्द है, घंटा। एक कविता है, लड़ाई। हम लोग लड़ने वाली तमाम ताकतें अपनी तमाम प्रतिबद्धताओं के बावजूद कई कई तरह से बिखरी बिखरी भी हैं। तो एक संवेदनशील कवि का उन बिखरी ताकतों से जुड़ते और कटते हुए जो बेचैनी है वो उस कविता के केंद्र में है। शीर्षक है लड़ाई। लड़ाई अब शुरू होनी चाहिए। लड़ाई की खातिर मैं सबसे पहले कम्युनिस्टों के पास गया। वहां सैकड़ों दस्ते थे और सभी एक दूसरे को अनिवार्य रूप से संशोधनवादी कहते थे। उन्होंने कहा कि मुझे किसी एक दस्ते की बंदगी करनी होगी और दूसरे तमाम दस्तों पर निर्देशानुसार हमले भी। मैं तैयार नहीं था इसके लिए। मैं अभी भी कम्युनिस्ट एकता को और कम्युनिस्ट पार्टियों को इस दुनिया को बदलने का एक सबसे ज़रूरी जरिया मानता हूँ और उसी बेचैनी के साथ ये स्टंजा था। मैं तैयार नहीं था इसके लिए। फिर मैं आदिवासियों के पास गया। उन्होंने मेरी नस्ल पर सवाल उठाए। मैं जब दलितों के पास गया, वहां अंबेडकर की आरती चल रही थी। मैं भी बैठ गया श्रद्धालुओं के बीच हाथ जोड़े। तभी एक ने कहा, नहीं, हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। देह पर न सही, तुम्हारी आत्मा पर पड़ा है अदृश्य जनेऊ। मैं स्त्रियों के पास गया, लेकिन वे तो जैसे हमला करने को तत्पर थीं। कहा, हम स्तनधारी प्राणियों में श्रेष्ठ हैं, मातृ सत्तात्मक समाज के प्रतिनिधि, उसे ही वापस लिवा लाने को प्रतिबद्ध, जबकि तुम शिश्नधारी प्राणी हो। तुम हमारे साथ रहो भले, लेकिन हमारी लड़ाई में साझेदार नहीं हो सकते। मैं जब बच्चों के पास गया, उन्होंने मेरी मूंछों की ओर इशारा किया और डूब गए अपनी दुनिया में। युवाओं ने खदेड़ दिया मुझे। कहा कि सफ़ेद होने लगे हैं मेरे बाल और दाढ़ी भी। उधर परशुराम के नए अनुयायी लगातार मुझे बुला रहे थे, लेकिन यह उल्टे पांवों की यात्रा अब ना तो ज़रूरी थी और न ही मुमकिन। बहुत सोच समझकर बहुत पीछे छोड़ आया था मैं उन्हें। सोचा शमशान में ही पनाह लूं, लेकिन पहरेदारों ने रोक लिया मुझे। उन्हें लगा कि मैं गांजा पीने चला आया हूं इस ओर। लड़ना तो दूर, कहीं जगह ही नहीं थी मेरी। क्यों न खुद को खत्म ही कर लूं। बस इस ख्याल का आना ही था कि यमदूतों ने अपने भाले की नोक चुभोई। तुम्हारा समय अभी नहीं आया है मिस्टर बसंत। तुम्हें इस देश में अपने हिस्से की जिल्लत पूरी पूरी झेलनी है। एक अंतिम कविता बस सुना रहा हूं। इसके बाद एक माओतरगन का छोटा सा एक पीस सुनाऊंगा। उन कायरों के नाम खत जो धर्म रक्षा की खातिर बंदूक संभाले हुए हैं। शीर्षक है इसका, उन कायरों के नाम खत जो धर्म रक्षा की खातिर बंदूक संभाले हुए हैं। गोविंद कॉमरेड पानसरे और नरेंद्र दाभोलकर, इन सबकी जो हत्या हुई, उस हत्या के विरोध में यह कविता लिखी गई थी, वही मैं सुना रहा हूँ। कायरो, कितना डरते हो तुम कथित ईश्वर की बनाई दुनिया में, कथित ईश्वर के लुप्त हो जाने के भय से। तुम्हारी सोच का दायरा
एक पागल कुत्ते की रैबिस जितना खतरनाक है। कायरो, क्या तुम बता सकते हो कि किस ईश्वर के आख्यान में डूबकर अपनी नसों में भरते हो यह घृणा? वैसे मेरा निजी अनुभव तो यही है कि ईश्वर का नया नागर संस्करण एक ध्वजा है जो घृणा सिखाता है और हत्या के लिए उकसाता है। तुम बहुसंख्या के ध- तुम बहुसंख्या के धर्म में धार्मिक बाना पहनकर रहते हो कायरो। इतिहास में झूठ का पुलिंदा बांधकर, अल्पसंख्यकों की असुरक्षा के भयभीत तर्कों पर सवार होकर, इतिहास में झूठ का पुलिंदा बांधकर, दिखावे की सहिष्णुता में आ कुछ गड़बड़ हो गया, मैं फिर से इस्तिंजा पढ़ रहा हूं। तुम बहुसंख्या के धर्म में धार्मिक बाना पहनकर रहते हो कायरो। इतिहास में झूठ का पुलिंदा बांधकर, अल्पसंख्यकों की असुरक्षा के भयभीत तर्कों पर सवार होकर, दिखावे की सहिष्णुता में आक्रामकता की मूंछ उमेटकर, जाति में वर्चस्व के छीजते भय की सामंती आशंकाओं और सन्निपाती इच्छाओं से लैस, तुम अंधेरे से निकलते हो रोशनी पर हमला करने के लिए। कायरो, तुम्हारा वह जहरीला टैंक जो तुम्हें ईंधन उपलब्ध कराता है, बदल नहीं पाएगा दुनिया का हत्यारा पृष्ठ। क्या इतिहास से तुम कोई सबक नहीं लेते हो? क्या तुम देखते नहीं कि दुनिया के तमाम तानाशाहों की कब्रें सूखी पत्तियों से ढकी सुनसान पड़ी हैं? चलो, सिराई गई हड्डियों को मछलियों झींगों तक ने कुतर दिया है और सभ्यता घूम घाम कर, भटक बहक कर विचारकों के पास ही पहुंचती है आखिरकार। इसलिए कायरो, अपने तानाशाहों की चरण पादुकाएं देखना बंद करो। तानाशाहों के पक्ष में लिखी चमकीली इबारतें एक दिन अपनी चमक खो देंगी। तब तुम्हारे द्वारा की गई हत्यारों के पृष्ठ तृणपात की तरह उड़ेंगे। तब लिखा जाएगा कि तुमने इतिहास के एक कालखंड में धूप के कत्ल की वाचाल कोशिश की थी। शुक्रिया, ये बहुत लंबा काव्य पाठ हो गया, 40-45 मिनट का, बल्कि ज़्यादा ही मुझे लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं माउतर्गन में कोई गीत सुनाता हूँ। हालांकि 2-3 लोगों ने कुछ कविताएं सुनाने को कहा था। विष्णु भाई, ड्यू रहा, मैं आपके घर आकर के, आपको अपने घर बुला करके ये कविता मैं आपको सुनाऊंगा। बेचैनी अभी है भी नहीं मेरे पास इधर उधर। एक मैं गीत माउतर्गन में बजा रहा हूँ। हाँ? रहे ना रहे।
बस शुक्रिया। रहे ना रहे हम, ये गीत केवल माउथर्कन भी नहीं है, हमारी दिल से उठती हुई आवाज़ है, कह लीजिए कि हम रहे या ना रहें, ये सारे पल, ये कविताएं और आपके आपकी प्रतिक्रियाएं मेरे साथ ज़रूर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिनिश कर रहा हूँ मैं, फिनिश कर